नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूथ क्वेक। इनका जो सफ़र है वो शुरू हुआ था 1979 में और आज ये 2025 तक सालाना कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं। चश्मे बद्दूर, श्रीमान श्रीमती जैसे सीरियल और मूवीज से आप इनको जानते हैं। फिर भी यह श्रीमान श्रीमती बड़ा आइकॉनिक सीरियल है। हाँ जी। और हमने इतना एंजॉय किया, इतना हम लोग हंसते हंसते खुद मतलब पागल हो जाते थे। अजीब से सीन थे। आप देखते वो तो रीटेक तो खुद भी तो एंजॉय करेगा उसको। आप कह रहे हैं जैसे आप दिल्ली को बिलोंग करते थे, तो मुंबई आपका आना कब हुआ और मुंबई आके आपकी शुरुआत कॉमेडी में, मूवीज में किस तरह शुरू हुई? पहला ब्रेक आपको कैसे मिला? अब मजे की बात यह है कि उस फंक्शन में जो चीफ गेस्ट थे वो थे जीपी सिप्पी। अच्छा। द ग्रेट जीपी सिप्पी, प्रोड्यूसर ऑफ शोले। वो सामने बैठे हुए चीफ गेस्ट, तो हम लोग लगा हुए अपनी पूरी जान लगा रहे हैं रोल में। राकेश, आई एम मेकिंग अ फिल्म विद टू हीरोज, यू आर वन ऑफ देम, कम एंड मीट मी। मैं तो तोते उड़ गए। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, ये क्या मैजिक है कि इतना बड़ा आदमी मुझे कह रहा है कि मैं तुम्हें फिल्म दे रहा हूँ। फिल्म का नाम तो एहसास। फिल्म लगी भी। इतना दुनिया के बारे में भी सोचते थे, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचते थे। इट वाज नॉट अबाउट यू, इट वाज नॉट अबाउट सेल्फिश एटीट्यूड। कि मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ साथी भी ऐसे थे। शशि रंजन मेरे क्लासमेट थे, डेविड धवन मेरे बैचमेट थे, रमन कुमार डायरेक्टर जिन्होंने साथ साथ बनाई। तो ये हम सब एक कमरे में रहते थे। हम सभी इसी सोच के थे, लाइक माइंडेड, हम नहीं लेंगे अपने माँ बाप से पैसे। तो आपकी लाइफ का टर्निंग मोमेंट क्या रहा? मेरी लाइफ में बहुत सारे टर्निंग मोमेंट आते हैं क्योंकि मैं करता रहता हूँ काम। यू नो, थिएटर मैंने बहुत किया बॉम्बे में या बॉलीवुड जिसको हम बोलते हैं। उसमें 8-10 ऐसी एक्टर होंगे जिन्होंने फिल्म, टीवी और थिएटर कंसिस्टेंटली किया है लास्ट 47-48 ईयर। कंसिस्टेंटली, ऐसा नहीं कि एक प्ले कर लिया तो आई एम ए थिएटर आर्टिस्ट, ऐसा नहीं है। लोग बोलते हैं एक आध प्ले जिंदगी में किया तो सारी उम्र पे प्राइड लेते रहते हैं कि जी हमने थिएटर किया, ऐसा नहीं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूथ क्वेक। ये हमारा जो पॉडकास्ट है, इसकी शुरुआत हमने इस तरह करी है कि डिसिप्लिन इज ग्रेटर देन मोटिवेशन। और इस बात पे हमारे जो आज के गेस्ट हैं वो हमेशा से खरे उतरते हैं। इनका जो सफ़र है वो शुरू हुआ था 1979 में और आज ये 2025 तक सालाना कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं। बहुत कम कलाकार होते हैं जो इतना कंसिस्टेंट रिकॉर्ड रखते हैं और अपने काम से लोगों का दिल जीत लेते हैं। चश्मे बद्दूर, श्रीमान श्रीमती जैसे सीरियल और मूवीज से आप इनको जानते हैं। अगर मैं इनकी बात करूं कॉमेडी आर्टिस्ट से, पहले के टाइम में आप जानते होंगे महमूद जी को, जॉनी वॉकर, जॉनी लीवर, ये सब जो उम्दा कलाकार हैं, उनकी शख्सियत के कंपैरिजन में आज मैं आपको मिलवाना चाहता हूं राकेश बेदी जी को। तो मैं ज़्यादा वेट नहीं करवाते हुए अब हम बात करेंगे राकेश जी से। हाय। नमस्कार राकेश जी। नमस्कार जी। थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया अपने बिजी स्केड्यूल से, एंड इट इज़ अ रियली अ ऑनर। मैं हमेशा से आपका फ़ैन रहा हूँ। हम पूरे परिवार 1990s की अगर मैं बात करूँ, मेरा जन्म भी 1984 का है। तो 1990 के दशक की अगर अपन बात करें तो श्रीमान श्रीमती बहुत बड़ा सीरियल था। और जब मेरा जन्म हुआ तब ये पिक्चर चश्मे बद्दूर आई थी। जी। उस समय भी बहुत सारी बात होती थी उस मूवीज़ की। कॉमेडी एक ऐसा जॉनर था जो सब लोग टच नहीं करते थे। और मैं पर्सनली भी मानता हूँ कि कॉमेडी बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट जॉनर है जो सब नहीं कर सकते। ऐसे में इतने सालों से आप कॉमेडी कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसके लिए बधाई हो। थैंक यू। और इट्स अ रियली हॉनर कि आप हमारे साथ जुड़े हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू विशाल जी। हाँ, तो अभी पॉडकास्ट की हम शुरुआत करते हैं आपके सफ़र को जानते हुए कि आपकी जर्नी कॉमेडी में, मूवीज़ में किस तरह शुरू हुई, आप इस क्षेत्र में कैसे आए? कैसे आया तो एक, हालांकि पहले भी कई बार बता चुका हूँ, लेकिन चलिए आपके प्लेटफॉर्म पे आया हूँ तो आपको भी आपके ज़रिए और लोगों को मतलब बताता हूँ मैं। थैंक यू। मैं बॉर्न इन दिल्ली, ब्रॉट अप इन दिल्ली, स्टडीड इन दिल्ली और पूरा कॉलेज मेरा स्कूलिंग दिल्ली में हुई। और जैसा कि होता है कि एक ऐसा नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है, ऐसा कभी सोचा नहीं था। लेकिन बचपन से एक ये था कि मैंने कोई भी मतलब हमारी गली मोहल्ले में, स्कूल में, आसपास एरिया में कहीं कोई कल्चरल प्रोग्राम होता था। हाँ जी। तो मुझे अगर खबर मिलती थी सबसे पहले पहुंच जाता था अपना नाम वहाँ लिखवाने के लिए। और उसमें
पार्ट लेता था। और वैसे भी आई वाज द यू कैन से द ब्लू आइड बॉय ऑफ द एंटायर फैमिली क्लैन। सिर्फ अपनी ओके फैमिली की बात नहीं कर रहा, ओके। एक्सटेंडेड फैमिली जो होती है ना, मतलब हाँ मौसी चाचा वगैरह, कोई शादी वादी हो रही है तो चलो भाई इसको बुलाओ हाँ हाँ तो ये कुछ करेगा हाँ तो वो एक ऐसा चलता रहा। लेकिन विद द रिजल्ट ये हुआ कि पढ़ाई में ध्यान थोड़ा कम रहा हमेशा। हालांकि माय फादर वाज वेरी हाईली एजुकेटेड टेक्नोक्रेट। राइट। ही वाज द इंजीनियरिंग मैनेजर ऑफ इंडियन एयरलाइंस, अच्छा स्पेशलिस्ट इन बोइंग एयरक्राफ्ट। तो लेकिन वो सब तो अपनी जगह है। मेरा ध्यान उसमें नहीं रहा हाँ हाँ कभी भी जी। पढ़ाई में, तो इसी तरफ रहा। और उसमें मतलब कि कॉलेज कह लो या स्कूल कह लो, गली मोहल्ला कह लो, जहाँ पर भी मतलब एक ऐसा कुछ था तो वहाँ राकेश बेरी वहाँ प्रेजेंट था, मतलब वेरी गुड। परफॉर्म कर रहा था। तो आप जैसे मुंबई आए, आप आप कह रहे हैं जैसे आप दिल्ली को बिलोंग करते थे, तो मुंबई आपका आना कब हुआ, और मुंबई आके आपकी शुरुआत, पहला ब्रेक आपको कैसे मिला? सी मुंबई आना ऐसे डायरेक्ट नहीं मैंने किया। मुझे ऐसा लगा था कि मेरी फैमिली में दूर दूर तक कोई इस लाइन में नहीं है, हाँ कोई कनेक्शन में नहीं है। राइट। हालांकि बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि एंड आई एम प्राउड टू से दैट माय नाना जी, हाँ जी। मेरे मदर के पिताजी, हम्म। वो एक थिएटर एक्टर थे और राइट। शिमला में परफॉर्म करते थे अमरीश पुरी के साथ। अमरीश पुरी जी के बड़े भाई मदन पुरी, उनके बड़े भाई चमन पुरी, अच्छा प्राण साहब के साथ भी उन्होंने कुछ एक प्लेस किए शिमला ओके गेटी थिएटर में। मैं 1920s to 30s की बात कर रहा हूँ। राइट। तो वो एक अपनी जगह अलग बात है, हाँ लेकिन हाँ हमारी तरफ से ऐसा कोई मुझे पहचान में मेरा कोई नहीं था। तो आई थॉट, और थिएटर में करता था, हाँ जी। तो मतलब थिएटर में हमेशा ही करता रहा। स्कूल में भी शुरू कर दिया था, स्कूल भी कॉलेज भी। तो मुझे लगा कि लेकिन फिर भी कुछ और सीखना है तो FTII फिल्म इंस्टीट्यूट जो पूना में है वहाँ जाना पड़ेगा। और फिर मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि मेरी कोई पहचान नहीं है तो मेरे रास्ते बनेंगे हाँ हाँ वहाँ जाने से, अच्छा तो हाँ क्योंकि एक जरिया मुझे मिलेगा जाहिर है। और प्लस कुछ बहुत सीखने को मिलेगा। हाँ जी तो वो एक था मेरा एक पाथ राइट। टुवर्ड्स फिल्म इंडस्ट्री मैं कह सकता हूँ। तो उससे मुझे मतलब हर तरह से फ़ायदा हुआ, हर तरह से मतलब सीखने को बहुत मिला। और फिर मैं जब पास आउट हो चुका था, मतलब उसके बाद हमारा कन्वोकेशन था। हाँ जी जिसमें वो हमको डिप्लोमा दिया जाता है, अब तो वो डिग्री के बराबर हो चुका है। राइट पोस्ट ग्रेजुएशन की इवेल्युएशन उसकी सरकार की तरफ से हो गई है। राइट। तो वो उस फंक्शन में थिएटर भी था, हाँ जी एक छोटा सा फंक्शन था 2 घंटे का, और हाँ वो सेरेमनी भी थी जैसे होता है, और हाँ एक प्ले भी था। और उसको मैं कंपेयर भी कर रहा था और प्ले में पार्ट भी ले रहा था। ओके जब कंपेयर कर रहा था तो नॉर्मल था जैसे अभी हूँ, लेकिन हाँ प्ले में गुंडा था मैं अच्छा गुंडे का रोल था तो जिसके सर पे विग लगी हुई है और वो यहाँ पर एक बड़ा बॉटल का कट है, उसके मतलब मार मार का कट है, राइट। लुंगी वुंगी पहनी हुई। कंपेयर में नॉर्मल कपड़ों में था, तो गुंडे की भाषा बिल्कुल अलग थी और मेरी एज एन MC हाँ हाँ मेरी भाषा बिल्कुल अलग थी। हाँ जी अब मजे की बात यह है कि उस फंक्शन में हाँ हाँ जो चीफ गेस्ट थे वो थे GP सिप्पी, अच्छा GP सिप्पी साहब। अच्छा द ग्रेट GP सिप्पी, प्रोड्यूसर ऑफ शोले। ओके और शोले भी 76 की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ शोले 75 से लेकर 80 तक चली हमारे देश में, 5-6 साल चली, उसके बाद तो चलती अब तो रहती है। हाँ चलती है। लेकिन मैं थिएटर की बात कर रहा हाँ हूँ, जी मतलब इट वाज हॉटेस्ट प्रॉपर्टी ऑल ओवर द कंट्री। और उसके प्रोड्यूसर हमारे सामने, हाँ इससे बड़ा इत्तेफाक, अच्छा इत्तेफाक तो वो सामने बैठे हुए चीफ गेस्ट, तो हम लोग लगे हुए अपनी पूरी जान लगा रहे हैं रोल में। तो खैर फंक्शन खत्म हुआ, डिप्लोमा हमको मिला। उसके बाद सिप्पी साहब बाहर खड़े थे थिएटर के बाहर, FTI में थिएटर जो है बड़ा थिएटर है, कॉल्ड मेन थिएटर, उसके बाहर खड़े थे। तो मैं बाहर गया उनको, मैंने कहा सर नमस्कार। तो राकेश ऐसे बोलते थे, उनका हाथ ऐसे, राकेश आई एम मेकिंग अ फिल्म
टू हीरोज, यू आर वन ऑफ देम, कम एंड मीट मी एंड बॉम्बे, कम एंड मीट मी, कम ऐसे ऐसे बात हो। मैं तो तोते उड़ गए, मैंने कहा यार ये क्या हो गया, ये क्या मैजिक है, यू नो, कि इतना बड़ा आदमी मुझे कह रहा है कि मैं तुम्हें फिल्म दे रहा हूँ। ऑफ कोर्स किसे और फिल्म का नाम तो एहसास, फिल्म लगी भी। अब फिल्म में काफ़ी समस्याएं हो गई। उसका हीरो जो था थोड़ा सा उसको मेंटल थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, थोड़ी डिले हो गई, वो बात अलग है। लेकिन आई गॉट अ फिल्म स्टैंडिंग इन FTII बाय GP सिप्पी। सो इट वाज अ like a moment which I cannot describe in words. वो रात कैसे मेरी बीती होगी, सोचिए आप, you know। पिक्चर का नाम भी एहसास। हाँ, एहसास, ये ऐसा ही है, ऐसा ही है कि IIT में आप खड़े हैं और आपको आके आपका बहुत बड़ी कंपनी का कोई ड्रीम पूरा होता हुआ दिख रहा है, ड्रीम पूरा हो रहा है, यू नो। आपको बोले जी इन्फोसिस के में आपको एक बहुत बड़ी पोस्ट पे रखा जा रहा है, जरूर। तो कैसे आपको फील होगा, यू नो। तो एक ये था, एंड देन इट स्टार्टेड एंड फ्रॉम देयर एंड देन थिंग्स केप्ट ऑन मूविंग, यू नो। तो राकेश जी, नॉर्मली होता ये है कि मोनोटोनस लाइफ किसी को भी पसंद नहीं है, और कितने ही कॉर्पोरेट जॉब होते हैं जिसमें लोग एक स्टैंडर्ड जॉब करते रहते हैं, और अगर उनको ये बोल दिया जाए कि आज यही चीज़ को दोबारा करो तिबारा करो, तो सब लोग इरिटेट होते हैं। आपका ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको जो फरमाइशें मिलती हैं फैन से कि आप वही कॉमेडी सीन फिर से कर दीजिए, या फिर वो पोज कर दीजिए, तो इट गेट्स इरिटेटिंग एट वन पॉइंट इन टाइम। तो आप इस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं? क्योंकि कॉमेडी तो ऐसी चीज़ है जो ऐसा नहीं कह सकते कि आप किसी ने बोला कि आप कॉमेडी करके वो सीन करके बताओ, सो इट इज़ लाइक आप किसी और इमोशन में चल रहे हो और एकदम से आपको बोला जाए कि ये करो। तो जनरली क्या होता है कि ये जो आप सवाल कर रहे हैं ना, ये सवाल इतना रेलेवेंट नहीं है, अच्छा, एक्टर्स के लिए। हाँ जी। वो इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि आपको एयरपोर्ट पे किसी ने कहा सर वो सीन करके दिखाओ। हाँ, राइट। तो वो सीन कैसे करें वो सीन, तो इसका जवाब मैं लोगों को देता हूँ कि आप क्या करते हैं। तो बोले साहब मैं तो CA हूँ। हाँ। तो अपनी फाइलें यहाँ खोल के दिखाओ एयरपोर्ट पे। मैं कहता हूँ वो जो जहाँ मैंने वो सीन किया था वो मेरा ऑफिस है। राइट। वो मेरा दफ्तर है। हाँ, क्योंकि उसके लिए मुझे प्रॉपर्टीज चाहिए, मुझे एक को एक्टर चाहिए। हाँ जी। मुझे एक, हाँ आप ये बोलिए कि साहब वो फलानी आवाज आपने अच्छी निकाली थी, वो आवाज कैसे निकालेगी? जैसे वो श्रीमान श्रीमती में हाँ जी, मेरी आवाज थी, कोकी जी मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा, तो वो मैं चलो एक छोटा सा एक वो कर सकता हूँ। राइट। लेकिन मैं पूरा सीन करूँ उसके लिए तो अर्चना पूरन सिंह भी चाहिए और सामने जितने बाकी एक्टर हैं वो भी चाहिए, और वो एक माहौल चाहिए। वो कैसे हो सकता है? हाँ, छोटी सी एक मिमिक्री टाइप आप कर सकते हैं जरूर। तो जनरली ऐसी फरमाइशें कम आती हैं लोगों की, पर यह जरूर होता है कि लोग चाहते हैं कि आपको मिलें आपको। और बाकी जो आपका सवाल का एक दूसरा जो पहलू है ये है कि हम एक ही काम बार बार करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर एक प्ले कर रहा हूँ तो मैंने उस प्ले के सपोज 500 शो किए हैं। हाँ जी। तो एक ही परफॉर्मेंस के मैंने 500 शो किए हैं। हाँ। तो वो बोरिंग हो सकता है, लेकिन वो नहीं होता। अच्छा, वो बोरिंग नहीं होता क्योंकि वो अभी इसने देखा मेरा प्ले मसाज, जुबेर सामने बैठे हुए हैं। हाँ जी। मसाज मैं 23 साल से कर रहा हूँ। राइट। अभी मेरा 15-20 दिन पहले शो था पारुल यूनिवर्सिटी बड़ौदा में। हाँ। राइट, पारुल में था ना, वहाँ था। तो पता नहीं कौन सा नंबर शो था। 23 साल से मैं कर रहा हूँ, तो कौन सा नंबर शो होगा सोचिए आप। तो बोर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि लाइव परफॉर्मेंस का मजा ये है कि साला आप इतने साल से कर रहे हैं, पर आज कैसा होगा, और आज मुझे जो करना है, जो मैंने आज तक नहीं किया उससे बेटर करना है। राइट। यू नो, वन स्टेप अहेड करना है, तभी वो जिंदा रहेगा। हाँ। अगर वो देखिए, कोई भी चीज, पानी भी खड़ा रहेगा तो डिके हो जाएगा, है ना। तो आपको ग्रो तो करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स, वरना आप खुद डिके हो जाएंगे। एक्चुअली वे एक पॉइंट मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि जैसे अपन इतने सारे इवेंट्स अटेंड करते हैं, कितने आपको शोज करने होते हैं, और एक
मान लीजिए एक सीन आपका बहुत हिट हो गया, तो लोगों की फरमाइश उस लाइन में आती रहती है, जी। तो रेगुलरली वो चीज़ किसी भी इवेंट में जाते हैं और बार बार करने से आप, क्या ये सिर्फ आपके साथ है या फिर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, या फिर एज एन आर्टिस्ट कोई भी बोर नहीं हो सकता इस चीज़ को लेके? नहीं देखिए, कोई भी एक्टर अपने काम से बोर नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि इससे बेटर जॉब मेरे हिसाब से दुनिया में और कोई नहीं है। हाँ, राइट। क्योंकि देखिए, मेरे साथ मेरे सामने हाँ, रोज एक नया आदमी खड़ा होता है। हम्म, आज आप खड़े हैं, मैं आपको आज से पहले कभी नहीं मिला, राइट। ठीक है? हाँ, आज आप खड़े हैं ना, हाँ जी, आज आप मेरे सामने हैं। हम्म, तो आई डोंट नो यू, राइट, बट वी आर वर्किंग टुगेदर, यस, करेक्ट? यहाँ से मैं जाऊंगा तो किसी और को मिलूंगा जिसके साथ मैं फिर से एक नया काम करूंगा। हाँ, तो हमारा तो काम ही है, एक काम खत्म होता है दूसरा शुरू होता है, एक खत्म होता है दूसरा शुरू होता है, यू नो। और हम कोशिश करते हैं, कोशिश क्या, मतलब हमारा काम ही है कि हर चीज में एक क्रिएटिविटी की एक नई मयार को ढूंढें, यू नो, एक नया, हम एक क्रिएटिविटी का एक नया मापदंड अपने लिए ही, भले कोई हाँ, और। हाँ, जैसे मैं हमेशा एक्टिंग क्लासेस भी जब मैं लेता हूँ, राइट, तो मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ अपने कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कोई आपकी तारीफ करे या ना करे। हाँ, हाँ, इम्पोर्टेंट ये है कि क्या आप खुद एक परफॉर्मेंस करने के बाद अपनी पीठ थपथपाने के काबिल हैं, अपनी शक्ल आईने में देखने के काबिल हैं, क्या आप अपनी आंखों से गिरे तो नहीं, अपनी खुद की आंखों से। कोई कितनी तारीफ कर रहा है, हाँ, नहीं कर रहा है, दैट इज इररिलेवेंट, राइट, उसमें मत भो। पर्सनल वैलिडेशन, हाँ, अगर कोई बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा है तो उसमें भी ज्यादा बहने की जरूरत नहीं है, राइट, यू नो। अब अभी ऐसा ही है कि जैसे अगर सपोज मैंने एक परफॉर्मेंस दी, तो परफॉर्मेंस देने के बाद ये मसाज प्ले है जो मेरा सोलो प्ले है, 2 घंटे का सोलो है, अच्छा, जिसकी बात कर रहा था मैं। अच्छा, अच्छा, 2 hours I perform alone and I perform 24 characters in 2 hours. 24 कैरेक्टर्स Into मस्ट बी अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। वेरी डिफरेंट, मतलब वो जैसी चीज कोई लोगों ने, जो लोग देखने आते हैं वो बोले क्या यार, एक आदमी 2 घंटे कैसे, लेकिन 2 घंटे में मैं घड़ी नहीं देखने दूंगा आपको, ये मेरी गारंटी है। इंगेजिंग, आपकी 2 घंटे कैसे निकल जाएंगे, आप घड़ी देंगे, अरे बाप रे 2 घंटे कहाँ गए। तो उसमें हर बार आप नई कुछ ना कुछ ढूंढेंगे तभी तो वो रेलेवेंट रहेगा ना। राइट, ऐसे मेरे बहुत सारे प्लेज हैं जो मैं करता हूँ। ये तो प्ले विजय तेंदुलकर साहब का लिखा हुआ है, द ग्रेट विजय तेंदुलकर, अच्छा, अच्छा, और मेरा अडेप्ट किया हुआ है, लेकिन मेरे खुद के लिखे हुए बहुत सारे प्लेज हैं। अच्छा, अच्छा, राइट। तो इतने साल का जो आपका अनुभव है और ये जो आप विजडम जो आपने अभी तक अब जनरेट किया है, जिससे आप किसी और ऑडियंस की तारीफ के बियॉन्ड अपनी खुद की सफलता को इस तरह महसूस करते हैं कि आपने अपने आप को किस तरह प्रूव किया, तो ये जो विजडम आपने इतने सालों में पाई है, तो शुरुआत के दिनों में भी आपकी सोच इस दिशा में ही थी? क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि अपने को कोई ऑडियंस ब्लैंक मिलती है, एज इन दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, दे आर इग्नोरिंग द आर्टिस्ट। तो क्या वो बहुत डिफिकल्ट होता है शुरुआत के दिनों में कि उसको, उस चीज को कैसे आप हैंडल करते थे? देखिए वो तो होता ही है, क्योंकि एक धीरे 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 आपका एक मयार बनता है, हाँ, एक जगह आपकी बनती है, लोगों के दिलों में जगह बनती है। राइट, तो वो तो एक ऐसा फेज आते, कभी कभी प्ले करते करते भी ऐसा होता है कि ऑडियंस, आप पूरा जोर लगा रहे हैं लेकिन ऑडियंस इग्नाइट नहीं हो रही, हाँ रे, हाँ जी, एक्साइट नहीं हो रही, हाँ जी, इग्नाइट हाँ नहीं हो जी, रही, हाँ तो जी, फिर आप गियर चेंज करते हैं अपना, थोड़ा और जोर लगाते हैं, हाँ, हाँ, फिर आपको लगता है कि नहीं यार आज मैं गलत जगह फंस गया, यू नो। अब इसका, हाँ जी, ये प्ले खत्म होने के बाद अगर आप डिप्रेस होंगे हाँ, तो वो भी गलत है ना, वो भी गलत है, क्योंकि भाई आज नहीं सुर लगा यार, हाँ जी, यू नो, आज नहीं लगा तो आप डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, तो आप अपनी आंखों में झांकिए और देखिए कि आपने कम मेहनत तो नहीं की गई, राइट, राइट, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ ना। दैट इज तो अ कहने वैलिड का मतलब पॉइंट। बहुत अच्छा किया तो भी बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, हाँ, हाँ, और हाँ, खराब हुआ तो भी डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। अपने आप को अपना आंकलन जो है ना, वो खुद को अगर आप कर पाए हाँ, तो उससे बेटर कोई चीज नहीं होती किसी भी, खासकर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स। ये बहुत बड़ी चीज़ आपने बताई है, हमारी ऑडियंस भी इस चीज़ से बहुत प्रभावित होगी, क्योंकि इस दिशा में बहुत लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं, कॉमेडी में, एक्टिंग में, क्रिएटिव साइड में, लेकिन कहीं ना कहीं कोई सोशल एग्जिजेंसी हो जाती है या। देखिए मैं यू नो, ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, हाँ जी, और ये बचपन से हमारे साथ चलता है, हम इसको भूल जाते हैं। हाँ, हाँ, एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। हम्म, आप एग्जाम दे के आते हैं, हम्म,
आपके आपके पिताजी पूछते हैं बेटा कैसा हुआ, हम्म। आप पापा बहुत अच्छा हुआ, पापा है ना। लेकिन आपको मन में पता होता है कि भैया मेरे 100 में से 50-55 के ऊपर नहीं आएंगे, राइट। क्योंकि मैंने 4 क्वेश्चन तो किए ही नहीं, हाँ जी, you हाँ know, जी। और 2 का मुझे जवाब नहीं आता था, एकदम है ना? सही बात है। You know, हाँ। एक तो मैंने चीटिंग करते करते किया, you know, तो आपको पता होता है ना, हाँ। और आपको उतने ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप करके आए हो, लकी एकदम तुक्का लगे और आप फर्स्ट आ गए, हाँ। ऐसा तो नहीं होता ना। तो आपके कितने नंबर आएंगे ये आपको पता होता है, पता होता है। ये फॉर्मूला पूरी जिंदगी में काम करता है। तो आपका टीचर आपको वही दे रहा है एग्जैक्टली जितने पानी में आप हैं। अब झूठ बोलते रहिए कि मैं तो जी बहुत टॉप हूँ, मैं तो फलाना ढमकाना हूँ, तो लेकिन अगर आपने बहुत अच्छा किया है, बहुत कमाल का किया, तो भी आपको पता होता है कि यार मैं तो या फर्स्ट आऊंगा या सेकंड आऊंगा, राइट। मुझे पता है। तो राकेश जी, अभी तो बहुत ज़माना आगे बढ़ गया है, सोशल मीडिया इतना ट्रेंड कर रहा है और काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स शुरू हो गए हैं आर्टिस्ट के लिए। तो अब इतनी चुनौतियां नहीं है जितनी चुनौतियां उस ज़माने में होती थी जब आपने शुरुआत करी। तो आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी चुनौती क्या आई थी जब आपने शुरुआत करी, और आज की तारीख में भी ऐसा कोई डिफ़िकल्ट मोमेंट आप अगर हमारी ऑडियंस को बताना चाहें जो आप आज भी याद करके चेरिश करते हैं कि मैंने उस समय को पार कर लिया? देखिए आज वो ज़माना है जब माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा जो है वो उसको कोई तकलीफ ना हो, वो अगर स्ट्रगल करने जा रहा है तो उसके पास स्ट्रगल करने के भी सारे साधन हो। हाँ जी, है ना। राइट। हमारे पास मोबाइल भी नहीं था। मैं परसों याद करके हंस रहा था, एक ज़माना था जब आपको पीपी नंबर देना पड़ता था कि तुम्हारा फ़ोन नंबर, हाँ जी फ़ोन है जी, पर वो बगल में लगा हुआ है बाजू वाले के यहाँ पीपी नंबर, आप फ़ोन करेंगे तो बुला देंगे वो पड़ोसी का। हाँ हाँ, तो पीपी बोलते थे उसको, पर्टिकुलर पर्सन ऐसा कुछ उसका, है ना, याद है आपको। तो हमारे घर में फ़ोन नहीं है, लेकिन बगल वाले पे फ़ोन है, तो उस टाइम तो मैच भी पड़ोसियों के घर में जाके तो देखते आप थे उस पे तो सारी स्ट्रगल शुरू में, स्ट्रगल जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे पास एक फ़ोन नंबर है, फ़ोन है जो मेरा नहीं है, और मुझे किसी को फ़ोन करना हो तो भी मुझे झिझक से वहाँ जाना पड़ेगा कि मैं एक फ़ोन कर लूँ जी, फिर उसके पैसे भी 1 रुपया रखना पड़ेगा मुझे वहाँ पर, या किसी दुकान में जाके मुझे पब्लिक फ़ोन बूथ ढूंढना पड़ेगा। तो मैं जब FTI पास करके आया तो मैंने अपने फादर से एक बात कही, मैंने कहा डैड, हालांकि माय फादर वाज डूइंग वेरी वेल, लेकिन मैंने ऐसे मन में सोचा यार ये मेरा सपना है, और मेरे फादर ने मुझे मना भी नहीं किया। मेरे फादर ने मेरी FTI की एजुकेशन को सपोर्ट भी किया, उसको फाइनेंस भी किया, तो और मुझे मॉरली भी सपोर्ट किया। तो अब मैं अगर अब भी उनके ऊपर भार बन के रहूं तो ये गलत है। तो फादर का बहुत सपोर्ट था आपको? नहीं, बस वहीं तक था, FTI तक। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा, मेरी माँ ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने ये डिसाइड किया कि मैं आज के बाद से आपसे 1 नया पैसा नहीं लूंगा। ट्रू। तो मैंने अपने फादर से 500 रुपये लिए जब मैं मुंबई आया था, एक 500 गिन के। वो दिन और आज का दिन, आई हैव नॉट टेकन एनीथिंग फ्रॉम माई फादर, एनीथिंग मतलब एनीथिंग। वो तो आपको अपने टैलेंट पे बिलीव था? नहीं, टैलेंट की बात नहीं है, मुझे लगा था कि इट्स माई पैशन, माई ड्रीम, व्हाई शुड समबडी एल्स सफर। ये बहुत बड़ी बात कही आपने। मैं किसी और को क्यों सफर करवाऊं? और मैं अगर उनसे मांगूंगा तो हो सकता है मेरे भाई की एजुकेशन में फर्क पड़े, मेरी जो छोटी बहन है उसकी एजुकेशन, उसकी शादी में फर्क पड़े, उसके खर्चे भी तो करने हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं अपने पेरेंट्स को क्यों खामखा परेशान करूं अपने जो मेरा ड्रीम है उसको फुलफिल करने के लिए। उन्होंने मेरा एजुकेट कर दिया, उतना बहुत है। ये बहुत ही सेल्फलेस सोच रही आपकी कि आप इतना दुनिया के बारे में भी सोचते थे, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचते थे। इट वाज नॉट अबाउट यू, इट वाज नॉट अबाउट सेल्फिश एटीट्यूड कि मुझे मेरा मिल जाए। मैंने जहाँ आपकी, और मैंने हमेशा देखा है कि ये और कोई लग्जरी में नहीं रहा मैं। इनिशियल जो मेरे ईयर्स थे, मतलब आपको मैं हैरान होंगे आप कि मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे सब साथी भी ऐसे थे। शशि रंजन मेरे क्लासमेट थे, आज वो ITA चलाते, इतना बड़ा फंक्शन वो चलाते हैं प्रोग्राम। डेविड धवन मेरे बैचमेट थे, हम एक ही रूम में थे। आपने कितनी अच्छी पिक्चर उनके साथ करी है, अभी भी करके आए उनके साथ।
तो सुनील शर्मा एक कैमरामैन थे, रमन कुमार डायरेक्टर हाँ जिन्होंने साथ साथ बनाई हाँ तुमको देखा तो ये ख्याल आया, उनकी फिल्म है। तो ये हम्म, हम सब एक कमरे में रहते थे और हम सभी ऐसे थे, हाँ, हम सभी इसी सोच के थे, लाइक माइंडेड थे लाइक कि हम माइंडेड नहीं लेंगे अपने माँ बाप से पैसे, इंडिपेंडेंट शुरुआत से। भले ही कुछ भी कैसे भी करके गुजारा करें। हाँ तो वो एक एक तो उसका एक प्राइड भी होता है आज की डेट में हाँ कि भाई आप सेल्फ मेड है यार, ऑफ कोर्स। यू नो, आपने कभी कोई किसी का क्रच नहीं लिया, कोई सहारा नहीं लिया। राइट। तो आपका जो सवाल है कि तब मुश्किल था कि अब मुश्किल है, हाँ हाँ जी, इतना सारा, यू नो, तब बहुत मुश्किल था, तब बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अब और भी ज्यादा मुश्किल है। अच्छा। अभी सब प्लेटफॉर्म तो बहुत है, लेकिन हाँ लोग भी तो उतने बढ़ गए ना, हाँ, कंपटीशन कितना बढ़ कंपटीशन गया। बढ़ गया। लेकिन मैं एक चीज हमेशा मानता हूँ और मैं उसको फॉलो करता हूँ, और मैं जो मैं एक्टिंग क्लासेस लेता हूँ उसमें बच्चों को सिखाता भी हूँ कि आप बुरा काम नहीं कर सकते। हाँ हाँ आपको अच्छा अगर सरवाइव करना है ना, हाँ हाँ, तो जैसे मैं फॉर्मूला जो मैं अप्लाई करता हूँ, हम्म, राइज अबव द ऑर्डिनरी। एक्चुअली यू नो, मीडियोकर काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, ट्रू। यू नो, बहुत सारे लोग हैं हाँ जो एक लेवल पे एक अच्छा काम कर रहे हैं, डिलीवर भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, हाँ, लेकिन शाइन वो करता है जो उनके जरा सा ऊपर होता है, कंफर्ट जो जोन जरा के सा आगे। हटके होता है। हाँ जी। वो जरा सा हटके, जरा सा ऊपर, जरा सा अलग, वो ढूंढना पड़ेगा। तो जैसे इतने सालों की अगर अपन बात करें, आज आपका जो करियर है, इतना शानदार करियर रहा है, आपने हमेशा हर साल आपने काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। तो आपके नज़रों से सक्सेस की क्या परिभाषा है कि एक बहुत बहुत ज़्यादा धन आना, बहुत ज़्यादा फेम मिलना, और कम काम करके बहुत ज़्यादा फेम पाना, या फिर हर साल काम में बिजी रहना, भले ही पैसा कम हो, फेम कम हो? आपकी नज़रों में सक्सेस की इम्पोर्टेंस किस तरह है कि बिजी रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, या फिर ओवरनाइट, या फिर कुछ काम करके भी फेम मिल जाए और सक्सेस मिल जाए? देखिए, एक फैलेसी है, फैलेसी या झूठ है कि मैं इतना पैसा कमा लूं, हाँ उसके बाद 45 या 50 पे रिटायर हो जाऊं, फिर मैं आराम की जिंदगी जीऊं। हाँ हाँ ऐसे बहुत सारे लोगों का ना एक मंत्रा होता हाँ है लाइफ का कि मैं ऐसे जीना चाहता हूं, एक्चुअली। लेकिन इससे बड़ा झूठ और कोई नहीं है, और इससे बड़ा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड और कोई नहीं है। राइट। क्योंकि अगर आप सुबह उठे हैं और आपको आज ये नहीं पता कि आपको क्या करना है, तो इससे घटिया बात हो ही नहीं सकती। राइट ये चीज आपको खा जाएगी राइट। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप सुबह उठे, पैसा पड़ा हुआ बैंक में, हाँ खाने को है, हाँ टेबल पे खाना पड़ा हुआ है, गाड़ी भी बाहर खड़ी है, ड्राइवर भी खड़ा है, हाँ पर जाना कहाँ है? right, जाना कहाँ है, करना क्या है, मिलना किसको है? राइट। तो when you don't have an objective in your life, you decay, you die fast. तो वही आदमी जो 50 पे रिटायर हुआ ना, वो 60 पे मर जाएगा, लेकिन जो 70 पे काम कर रहा है ना, वो 90 तक जाएगा। ट्रू। पर्पस ऑफ लाइफ शुरुआत में क्लियर रहना चाहिए। When you see, आप बेड से जब पाँव नीचे रखते हैं ना, हाँ तो पहला ख्याल आपको ये आना चाहिए कि व्हाट इज माय डे टुडे, आज मेरा दिन, आज दिनचर्या क्या है आज की? तो ये अगर वो नहीं होगा, और लाइफ इज चैलेंज है ना। हाँ अगर आप देखिए, आप यहाँ से गाड़ी चलाइए, गाड़ी में एक भी मोड़ नहीं है, सड़क पे एक भी मोड़ नहीं है, एक भी स्पीड ब्रेकर नहीं है, एक भी रेड लाइट नहीं है, तो आप 1 घंटे में सो जाएंगे। आपका गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन अगर स्पीड ब्रेकर भी है, सामने से कोई आ भी रहा है, एक हॉर्न भी बज रहा है, कोई ओवरटेक भी कर रहा है, आप थोड़ा लेफ्ट जा रहे हैं, थोड़ा राइट जा रहे हैं, थोड़ा बचा रहे हैं, चुनौतियां जरूरी तो है। आप जब तक आपकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं आएंगे, चुनौती नहीं आएंगी, तो आप जिंदा कैसे रह सकते हैं? एक्चुअली तो ये फैलेसी है। तो मेरा ऐसा मानना है, आपके सवाल का जवाब है कि आई वुड लाइक टू वर्क टिल आई कैन बी इन माई शूज, यू नो, राइट। आई वोंट हैंग माई शूज विदाउट एनी पर्पस, and I'm very happy about it. I try to maintain the same energy also. जो मेरी एनर्जी आज से 50 साल पहले थी, 40 साल पहले थी, मेरी आज भी वही है। राइट। मैं उसको कम नहीं होने देता हूँ। ये क्रिएटिव पर्सन की एक खासियत होती है कि एक एनर्जी लेवल यूनिफॉर्म रहता है,
हमेशा रखना चाहिए, उस लेवल पे रहता है। रहना चाहिए, अदरवाइज परफॉर्म नहीं कर, स्पेशली इन ह्यूमर। कॉमेडी जो है ना, उसका पहला इंग्रेडिएंट है एनर्जी। एनर्जी, राइट। इवन इफ यू आर प्लेइंग अ डेड बॉडी, यू हैव टू प्ले, इट नीड्स एनर्जी। तो ये श्रीमान श्रीमती में एक आपके को स्टार थे केशव कुलकर्णी जी। वो बहुत फेमस भी हुए, बहुत उनका रोल भी बहुत सराहा गया। तो आपने बहुत उनके साथ बहुत समय बिताया होगा, तो उनके बारे में कुछ बताएं आप, क्योंकि अब तो दुर्भाग्य से वो हमारे बीच में नहीं रहे। बहुत जल्दी चले गए बेचारे। हाँ जी। अच्छे कलाकार थे, अच्छे इंसान थे। हाँ जी। मैंने ज्यादा काम नहीं किया उनके साथ, वही काम किया बस, एक श्रीमान श्रीमती किया हमने, कोई 4-5 साल शूट किया उसको। हाँ जी, हाँ जी। और बहुत मजा आया, बहुत मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि एक दिल्ली में एक बिजनेसमैन है बहुत बड़े, अभी हाल ही की बात है। हाँ जी। उनके बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। मैं वो घड़ी पहन के नहीं आया, तो उन्होंने मुझे अभी एक घड़ी दी। हाँ। गिफ्ट बहुत महंगी, उनके हाथ में थी। मैंने कहा वाह बड़ी, बोला सर ये मैं आपको फ्रेश मंगा के दूंगा। मैंने कहा, बोले सर आप जानते नहीं आपने मेरी जिंदगी में क्या किया है। राइट। आप नहीं जानते, मेरे पास मैसेजेस हैं उन लोगों के, यू नो। वो मैसेज पढ़ के मैं पढ़ता हूँ तो मेरी आंख गीली हो जाती है कि हमारी जिंदगी को कितना संवारा है आपने, कितना सुधारा है आपने, कितना मनोरंजन किया आपने। तो वो इतना बड़े फैन है कि उसने अपने बेटे का नाम चिंटू रखा हुआ, जो उसमें चिंटू था ना। तो वो बच्चे का नाम उसने चिंटू रखा हुआ। तो मैं घर पे आया तो कोरियर से घड़ी भेज दी उन्होंने, बहुत स्पेशल घड़ी है वो, उसकी बहुत एडिशन, एंटीक है वो, कहीं मतलब बनती है कहीं, यूनिक है। यूनिक, राइट। पूरी दुनिया का नक्शा है उसके ऊपर। अच्छा। मतलब पूरी पृथ्वी गोल गोल घूमती है, ऐसी कोई घड़ी है। अब वो इसलिए कि वो बोलते हैं कि नहीं साहब ये तो कुछ भी नहीं है, आपने जो मेरे लिए किया है वो कुछ भी नहीं है। ये मैं मान सकता हूँ ये बात इस हद तक कि अभी तो बहुत ऑप्शंस हैं कॉमेडी के लिए, कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे लोग देख लेते हैं। उस जमाने में तो गिने चुने सीरियल होते थे जो बहुत अच्छे चलते थे। नहीं वो ठीक है, लेकिन अभी क्या लोग फिर से सब वो सीरियल रिवाइव हो गए हैं। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो आजकल मेरा काम देख रहे हैं, फिर से देख रहे हैं, और वो एडिक्ट हो रहे हैं वो उस ह्यूमर से। एक्चुअली आपकी मूवीज जो थी हीरो नंबर 1, ये सब कैरेक्टर अभी भी याद रहते हैं। और जो सीरियल्स हैं, चश्मे बददूर भी बहुत खूब चली। और अगर आप ओवरऑल बताएं कि सबसे चैलेंजिंग रोल या सबसे महत्वपूर्ण, और या फिर जो ऐसा रोल जिसमें आपको करने में बहुत मज़ा आया अपने पूरे करियर में, जो आपको अभी तक याद रहता है कि उस समय आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया, ऐसा कौन सा मूवी थी या सीरियल था? नहीं देखिए, मैं अपना जो मज़ा है वो तकरीबन हर रोल में से ढूंढ लेता हूँ। राइट। क्योंकि जब तक मैं उसका मज़ा नहीं लूंगा या रस नहीं निकालूंगा तो वो ऑडियंस तक वो ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे मज़ा उसमें से आना चाहिए। राइट। जैसे आज मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ आपको। हाँ जी। तो मैं इसको आधे मन से नहीं दे रहा हूँ, आप समझ रहे हैं? हाँ। कि मैं इसको इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि नहीं यार ये इंटरव्यू ले रहा है यार, चलो ठीक है यार मैं टाइम पास कर लेता हूँ। ऐसा मैं नहीं करता। मुझे लगा है आपका इंटरव्यू है, आप जब इंटरव्यू लेंगे तो आपको भी याद रहना चाहिए, ये राकेश बेदी आए थे और उन्होंने ऐसा इंटरव्यू दिया, हमको मजा आया। ऐसा मेरी एकदम एक मेरी ऐसी फीलिंग है। तो आप जो भी मैं काम करता हूँ तो उसमें से अपना मजा ढूंढ लेता हूँ। लेकिन फिर भी श्रीमान श्रीमती बड़ा आइकॉनिक सीरियल है। हाँ जी। और हमने इतना एंजॉय किया, इतना हम लोग हंसते हंसते खुद मतलब पागल हो जाते थे, हंसी रुकती नहीं थी हमारी। यू नो, डायरेक्टर कट बोलते बोलते थक जाता था, यार मत करो ऐसा, यार टाइम जा रहा है, फलाना शिफ्ट खत्म हो रही है, लेकिन अब नहीं रुकती थी हंसी। क्योंकि अजीब से सीन थे, आप देखने में कैसे बड़े वो लगते हैं, लेकिन आप जब आदमी परफॉर्म कर रहा होता है वो तो खुद भी तो एंजॉय करेगा उसको। You know? सबसे अच्छी बात कॉमेडी सीरियल की या मूवीज की यही है कि ऐसी वो मेरा सीरियल था यस बॉस। हाँ जी। तो वो भी एक बहुत चला था बहुत ज्यादा। अब उसमें वो जो है वो मेरा बॉस मेरी बीवी में मरता है। और उसको पता नहीं कि मेरी बीवी है। घर पे आता हूँ तो मैं वही बुड्ढा बना हुआ हूँ।
और मैं इतना बुढ़ा हूँ, खांस रहा हूँ कि वो उसको लगता है कि ये अब बना के तब मेरा, लेकिन वो मरता ही नहीं है क्योंकि वो तो मैं ही हूँ। तो वो उस जमाने में ये सीरियल श्रीमान श्रीमती, यस बॉस एक कंसिस्टेंट फ्लेवर दे रहे थे और बिल्कुल। रेगुलरली सब देख रहे थे। तो आपकी लाइफ का टर्निंग मोमेंट क्या रहा, एज इन जहाँ से आपको लगा कि यहाँ से अब मेरा टाइम आ गया है, या आपको एक रिकग्निशन मिलना शुरू हो गया? आई थिंक जो एक मेरी लाइफ में बहुत सारे टर्निंग मोमेंट आते हैं, क्योंकि मैं करता रहता हूँ काम, हाँ हाँ। यू नो। थिएटर मैंने बहुत किया, मतलब मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि बॉम्बे में या बॉलीवुड जिसको हम बोलते हैं, उसमें 8-10 ऐसी एक्टर होंगे जिन्होंने फिल्म, टीवी और थिएटर कंसिस्टेंटली किया है लास्ट 47-48 ईयर्स, कंसिस्टेंटली। ऐसा नहीं कि एक प्ले कर लिया तो जी आई एम ए थिएटर आर्टिस्ट, ऐसा नहीं है। तो लोग बोलते हैं एक आध प्ले जिंदगी में किया तो सारी उम्र पे प्राइड लेते रहते हैं कि जी हमने थिएटर किया, ऐसा नहीं है। मैंने मतलब हर कोई ऐसा महीना नहीं है मेरा लाइफ में जब मैंने मंच पे पाँव न रखा हो। तो वो एक है। तो टर्निंग पॉइंट सबसे पहला अगर कहा जाए तो एक ये जो है जिंदगी, आप कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है जिंदगी से पहले उसकी जो सक्सेस थी उसको मैंने सोचा नहीं था कि ऐसी सक्सेस भी हो सकती है। अच्छा। और ऐसी पॉपुलैरिटी भी हो सकती है। मैं 1 महीना लगा था मुझे ये तय करने में कि मैं टेलीविजन करूं कि ना करूं, कहीं मैं खत्म तो नहीं हो जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, तो इतने बिजी रहने लग गए आप? नहीं, टीवी मतलब मुझे टीवी पे आने से मेरी वैल्यू कम तो नहीं हो जाएगी, या मुझे फिल्मों में लेना लोग कम बंद तो नहीं कर देंगे। हाँ, एक थॉट उस जमाने में बहुत था, आज उसको आप इमेजिन नहीं कर सकते, उस जमाने में था। राइट। तो 1-1.5 महीना जब मैंने वेट किया, और उसके भी डायरेक्टर थे कुंदन शाह, जो हमारे बैचमेट थे, FTI से मेरे बैचमेट थे। हाँ, डायरेक्शन में उनकी मूवी भी आई थी, क्या कहना, एक मूवी थी, जाने भी दो यारो, बहुत चली थी। हाँ, तो फिर उसने मुझे कहा नहीं तू कर यार, जो करना पड़ेगा यार, राकेश तू कर। तो मैंने किया वो, पर जो उसकी वो आने शुरू हुआ, उसके बाद जो उसकी सक्सेस मैंने देखी और जो लोगों ने मुझे पहचानना शुरू किया, मैं पागल हो गया कि ये टीवी की इतनी पावर है यार। राइट। तो अगर अपन एक होता है कि अपन इतने सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन कोई एक मोमेंट आता है जहाँ पे अपने को लगता है कि ये चीज़ रह गई, मतलब कोई चीज़ तो मिसिंग होती है कि अपने को ये भी कर लेना था, या फिर ऐसी कोई चीज़ जो आप हमेशा से करना चाहते थे लेकिन अभी तक नहीं कर पाए, ऐसा है? ऐसा कुछ है? मैं ऐसा इसमें बिलीव नहीं करता, ये एक अजीब सा थॉट है। हाँ, यू नो, कोई ऐसा रोल है जो आप करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए, मैं इसमें बिलीव नहीं करता। ये तो वही बात हुई कि वो रोल आएगा तो मैं दिखा दूंगा लोगों को, लेकिन ये रोल जो कर रहे हो कौन करेगा भाई, ये तुम्हें करना ना। और हेल्थ को लेके आपकी क्या सोच है? एज इन इतने सालों से आपने काम किया है, ऑब्वियसली हेल्थ के बिना तो कोई चीज़ हो नहीं सकती। तो क्या आप हमारी ऑडियंस को आप अपने तरफ से, अपने एक्सपीरियंस से ये हेल्थ के से रिलेटेड कुछ बताना चाहेंगे? मेरे डील डाल को देख के लगता नहीं है ऐसा, लेकिन मैंने जितनी एक्सरसाइज की है बहुत कम लोगों ने की होगी। मेरी एवरेज 4 to 5 डेज अ वीक की एक्सरसाइज है। या मैं वॉक करता हूँ, या मैं जिम जाता हूँ, या मैं स्विम करता हूँ, मैं कुछ तो करता ही करता हूँ। 4 to 5 टाइम्स अ वीक की मेरी एवरेज है। अगर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कहीं बाहर गया हूँ, तो मैं वॉक कर लेता हूँ लंबी चौड़ी। यू नो, वॉक इज ऑल्सो वेरी गुड। 1-1.5 किलोमीटर की वॉक, 2 किलोमीटर की, 5 किलोमीटर की, 10 किलोमीटर की वॉक कर लेता हूँ। तो हमारी ऑडियंस को अगर आप अपने तरफ से कोई मतलब एडवाइस देना चाहें कि, क्योंकि अभी भी आज की यूथ इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहती है, आप अपने एक्सपीरियंस से अगर उनको कुछ मार्गदर्शन देना चाहें कि उनको किस तरह से इस फील्ड में आना चाहिए, चाहे वो कॉमेडी हो या एक्टिंग लाइन हो, थिएटर लाइन हो। नहीं, कॉमेडी तो एक पार्ट है एक्टिंग का। यू नो, लोग ये समझते हैं कि जो आदमी कॉमेडी करता है वो दूसरे काम नहीं कर सकता, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो कॉमेडी करता है दूसरे काम बहुत अच्छे कर सकता है। यू नो, और क्योंकि मैंने किए भी हैं, और स्टेज पे तो हम बहुत करते हैं, लेकिन फिल्मों के टाइप कास्ट हो जाता है तो लोग फिर किसी और रोल में देखते नहीं है, लोग लेते भी नहीं प्रोड्यूसर के, उनको भाई राकेश गिरी को लेना है तो कॉमेडी के रोल में ही लो। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे, तो हर तरह का रोल जो है वो मैंने किया है। और मैं ऑडियंस से, या जो लोग एक्टर बनना चाहते हैं, यही कहना चाहूँगा
कि पहले अपने काम को सीखिए। अगर आपको काम आता ही नहीं है और फिर आप स्टार बनना चाहते हैं तो वो मुश्किल है। क्या है कि आज की डेट में बहुत से लोगों की नज़र जो है ना वो रहती है स्टार पे, स्टारडम पे। आप पोस्टर में देखते हैं शाहरुख खान खड़ा हुआ, आपको लगता है मुझे वहाँ होना चाहिए, राइट। लेकिन स्टारडम जो है वो आपकी मेहनत का, आपके काम का बाई प्रोडक्ट है। राइट। इट कैनॉट बी द अदर वे अराउंड। अगर आप स्टार बन गए और आपको काम नहीं आता है, गलती से बन गए, चले मान लिया बन गए, काम नहीं आता है, तो आप एक फिल्म में आउट हो जाएंगे। एक्चुअली स्टारडम खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। राइट। यार एक वन फिल्म वंडर किधर गया यार, कोई देखता ही नहीं अभी। क्यों दिखाई नहीं दे रहा भाई? क्योंकि वो एक फिल्म, लेकिन जब दूसरी फिल्म आई तो उसके पत्ते खुल गए, उसके पास कुछ था ही नहीं देने के लिए, एक तुक्का लग गया। राइट। तो काम सीखना जरूरी है, तो काम आपको आना जरूरी है। स्टारडम तो आपको फॉलो करता है फिर, अगर आप अच्छा काम कर पाते हैं तो आप अगर अपनी लाइफ को पीछे पलट के देखें तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको उसको रिवर्स करके कुछ बदलने का मौका मिलता तो आप कोशिश करते कुछ बदलने का? नहीं, ये तो है बड़ा मुश्किल काम है। जो आपको आपकी तकदीर में लिखा है, जब लिखा है वही आपको मिलेगा, तब मिलेगा। उसके आप कितना मर्जी जूझते रहिए। तो आपके भी इंस्पिरेशन रहे होंगे कोई, जितना मैं समझता हूँ, मैंने जितना पढ़ा है, आप शायद चार्ली चैपलिन जी बिल्कुल के बहुत इंस्पायर थे। चैपलिन से बहुत इंस्पायर्ड हुए हैं और चैपलिन से मैंने बहुत सीखा है। चैपलिन से लोग अक्सर ये समझते हैं कि चैपलिन की परफॉर्मेंस से। मैं परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बहुत जल्दी ये समझ गया था, अपने बचपन में ही समझ गया था कि चैपलिन जो कर रहे हैं वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उनका दिमाग जो सोच रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनकी सोच ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनकी परफॉर्मेंस से। मुझे ऐसा लगा था। तो अब एक कॉमेडी सीन जो है ना, वो देखने में ऐसा लगता है कि जैसे आपने कॉमेडी सीन देखा, श्रीमान श्रीमती में देखा, या आपने चैपलिन देखा, या आपने फ्रेंड्स में देखा, तो देख के आप उस पर हंसे, आपको घूर लगा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसके पीछे कैसे दिमाग लगा होगा। एक एक चीज, एक एक पंच को बराबर नाप तोल के तराशा जाता है। राइट। बहुत होमवर्क रहता है उसके पीछे एक मेहनत रहती है, दिमाग रहता है, एक सोच रहती है कि एक सिचुएशन में ऐसे आएगा, यहाँ बैठेगा, यहाँ से उठेगा, उधर जाएगा, यहाँ टर्न करेगा, तब जाके ये पंच बनेगा। तो आप अगर वैसे बताएं कि इतने साल आपने काम किया, अभी आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? एज इन आप किसी चीज़ में परमानेंटली, या फिर आप इतने साल काम करने के बाद इंडस्ट्री को लेके कोई आपका विजन हो, आप ऐसी कोई चीज़ कहना चाहें जो आपने अपने टाइम में नहीं देखी हो लेकिन फ्यूचर जनरेशन से आप उम्मीद करते हो? नहीं, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आजकल तो बड़े अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म आ गए हैं, बहुत सारा काम आ गया है, तरह तरह के अच्छे रोल भी मिल रहे हैं लोगों को। राइट। तो अभी ऐसा वक्त है कि आप अच्छा काम करें, क्योंकि अभी जो ऑडियंस है वो आपके काम को इंटरनेशनल काम से इक्वेट करती है। राइट। आपका काम सॉलिट्यूड में नहीं चल रहा है कि इंडिया का काम है तो इंडियन लोग ही, ऐसा नहीं है। हर एक के हाथ में रिमोट है, हर आदमी के पास नेटफ्लिक्स है, सब कुछ है, अमेज़न है, सब देख रहे हैं। तो आप अभी अगर मैंने एक सीरियल देखा है, स्पेनिश सीरियल देखा है, जिसमें कमाल गजब का एक्शन सीन था या कमाल का परफॉर्मेंस थी, तो अभी इंडियन में देख रहा हूँ तो मुझे सेम लेवल नहीं मिलेगा तो मैं इंडियन छोड़ दूंगा। ये लगा नहीं यार, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, तुम वहीं बैठे हुए। तो आप ये आपकी लाइफ में भी आपने जब शुरुआत करी तो उस जर्नी में, उस स्ट्रगल में आपकी इंडस्ट्री में किसी ने मदद करी हो, या ऐसे किसी पर्सन जिन्होंने जिनका साथ आपका हमेशा से रहा हो, या कोई आपके बेस्ट फ्रेंड कहलाते हो, ऐसा कोई जिक्र करना चाहें आप? ऐसा देखिए, थिएटर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एक हमारे थिएटर के डायरेक्टर हैं रमेश तलवार साहब। फिल्में भी बहुत सारी बनाई उन्होंने। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। आदमी एक्चुअली हर एक से सीखता है। इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप सबसे सीखते रहते हैं, अगर आप सीखने वाले होने चाहिए। और फिल्म इंस्टीट्यूट वगैरह जो ऐसे जो इंस्टीट्यूट होते हैं ना, हमारे टीचर से रोशन तनेजा, जिन्होंने बहुत सारे एक्टर को सिखाया। तो ही वॉज अ ग्रेट टीचर। मैंने बहुत सीखा उनसे।
लेकिन ऐसी जगहों पे क्या होता है कि सिखाने वाला तो सेम है और एक ही बात सिखा रहा है, हाँ लेकिन सीखने वाले पे डिपेंड करता है वो क्या क्या पिक कर रहा है राइट। और कितना पिक कर रहा है। ये पॉडकास्ट राकेश जी अधूरा रहेगा अगर आप अपने फैमिली के बारे में कुछ बताएं। आपके जो बच्चे हैं वो अभी क्या कर रहे हैं, किस लाइन में है वो, उनका क्या है, अब मैं किस आपको दिशा में? ऊपर वाली की दया से एक बीवी है, 2 बेटियां हैं। हाँ उल्टा नहीं है, मतलब 2 बीवियां 1 बेटी नहीं है। एक बीवी है 2 बेटी है। तो माय यंगर डॉटर इज मैरिड वेरी हैप्पीली, एक्चुअली एक्टर है वो। हाँ हाँ। उसने मेरे साथ बहुत सारा थिएटर किया है, बहुत थिएटर किया है। अच्छा अच्छा। मेरे लिखे हुए प्लेस किए हैं, हम्म। कुछ फिल्में भी की हैं, हम्म। 1-2 शॉर्ट फिल्म भी की हैं जिसमें उसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला है। अच्छा अच्छा। बट शी फेल इन लव एंड शी गॉट मैरिड। राइट। तो मोहब्बत के आगे तो फिर कोई चीज़ नहीं टिकती। तो हैप्पीली मैरिड, शी स्टेज इन गुड़गांव। जो मेरी बड़ी बेटी है शी वर्क्स इन आवर इंडस्ट्री ओनली, बट द बैक साइड राइट। वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है टीवीएफ। टीवीएफ राइट। जो पंचायत या हाँ। गुल्लक ऐसे सीरियल बनाते हैं, राइट शो बनाते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म में। ओटीटी पे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। उसमें वो टैलेंट मैनेजर है, टैलेंट अच्छा अच्छा। जो कास्टिंग करते हैं। कास्टिंग एक्टर्स को हैंडल करना, राइट। कौन सा एक्टर कौन से रोल में कहाँ फिट दैट इज अ होगा, वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब। और उनकी हाँ। समस्याओं को देखना। अच्छे मतलब उसका अपना है। सो आप ऐसा अगर बताना चाहें कि पहले के ज़माने में जो पेरेंटिंग होती थी, जहाँ पे बच्चों को अपने सपने पूरे करने के लिए बहुत बंदिशें होती थी, कि अगर किसी बच्चे ने कह दिया कि मुझे आर्टिस्ट बनना है, डायरेक्टर बनना है, सिंगर बनना है, तो उस चीज़ को एकदम गलत मान लिया जाता था। तो आप उस समय को और इस समय को में क्या डिफरेंस देखते हैं? या अगर एज अ बच्चा, व्हेन यू वर किड, जब आप बच्चे थे तब आपको जो मुश्किलें आई, क्योंकि आप क्रिएटिव पर्सन हैं, आप एक ऐसे इंसान हो जो आप फ्रीडम को चुनते हो बजाय एक मोनोटोनस जॉब करने के। तो जब आप फ्रीडम को चुनते हैं तो आपने भी कुछ बाधाओं का सामना किया होगा। और अगर आपने नहीं किया, लेकिन आपने उस ज़माने को देखा है जिस ज़माने में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी, तो क्या आपको लगता है कि इस ज़माने में उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बदलाव की ज़रूरत है? मतलब पेरेंट्स को बदलाव हो ही रहा है, जागरूकता, बदलाव हो ही रहा है। एक हमारे ज़माने में एक कहावत थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब, ऐसा कुछ था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज की डेट में हर आदमी अटेंशन चाहता है, मीडिया में आना चाहता है, फिल्मों में आना चाहता है। कोई स्पोर्ट्समैन है तो स्पोर्ट्स के कितने एवेन्यूज हैं, अभी आप देखिए कितने एवेन्यूज। पेरेंट्स का भी सपोर्ट है अब होना ही चाहिए, ज़माना बदल गया है, टाइम्स हैव चेंज्ड। ठीक है राकेश जी, थैंक यू, आपने इतना समय दिया, बहुत सारी चीज़ें बताई हमें, और आपकी हर बातों से हमारी ऑडियंस बहुत कुछ सीखी भी होगी। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि इतने सालों का अनुभव आपने हमें 1 घंटे के पॉडकास्ट में जितना हो सके बताया, और ये बहुत वैल्यू देता है हमारे पॉडकास्ट को। और आशा करता हूँ कि आप लोग को ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। हमारे जो गेस्ट हैं राकेश जी, इतने बिजी स्केड्यूल में समय निकाला उन्होंने, और इसी तरह से हम आगे भी हमारे पॉडकास्ट में ऐसे ही गेस्ट को लाएंगे जो अपने जर्नी से, अपनी स्टोरी से आप लोगों को इंस्पायर करेंगे। तो आगे भी हमारा पॉडकास्ट आप देखते रहिए और फॉलो करते रहिए। थैंक यू।